हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मैं आपका रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत किया करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, चलिए आज हम देखिए जो 12th की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। कल के रिएक्शन में इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या किया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अभिक्रिया है वो संपूर्ण कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण बताया था, जिसमें मैंने एक रिएक्शन बताया था बीकार्बोक्सिलेशन। बीकार्बोक्सिलेशन में मैंने ये बताया था कि अगर हम क्या किया करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सॉल्ट होते हैं, क्या हुआ करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो सॉल्ट हुआ करते हैं, अगर उनको हम सोडा लाइम के साथ गर्म किया करते थे तो आपको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता था। जैसे सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया तो मेथेन प्राप्त हुआ, और आपने क्या किया, सोडियम बेंजोएट को गर्म किया तो आपको बेंजीन प्राप्त हुआ। ये सारा रिएक्शन मैंने कल आपको बताया हुआ है। आज के हम इस नए लेक्चर में उसी के आगे आपको जस्ट बताने जा रहे हैं। उसी रिएक्शन में ही ध्यान दीजिएगा जो आपको मैंने बताया था, कौन सा, बीकार्बोक्सिलेशन। उसी रिएक्शन में ही एक है कोल्बे, उसी में बी कर दीजिएगा, कोल्बे विद्युत अपघटन। एनसीईआरटी में थोड़ी सी एक हेडिंग केवल इसकी दी गई है बस। आप अगर एनसीईआरटी की बुक होगी तो वहां पे आप देखिए, उसको समझिए पहले। कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस, इसको इंग्लिश में कहा किया करते हैं। कोल्बे ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट लिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम की सॉल्ट का उन्होंने क्या किया, जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया। सुनिए मेरी बात को, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम सॉल्ट का जलीय विद्युत अपघटन करने पर, कैसा, या कह सकते हो कि सोडियम एवं पोटेशियम के जो सॉल्ट हुआ करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के, या कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम सॉल्ट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया तो उन्होंने एनोड पर क्या प्राप्त हुई, एल्केन प्राप्त होती है, और कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहा करते हैं, कोल्बे विद्युत अपघटन। और एक बात बता दे रहा हूं, कोल्बे विद्युत अपघटन द्वारा मेथेन नहीं बनाया जा सकता है, ये चीज आप ध्यान दीजिए। एथेन बनाया जा सकता है, और फिर उधर एथिलीन भी आप बना सकते हो, एसिटिलीन भी बना सकते हो, सब आप बना सकते हो। ये ऐसी विधि जान लीजिएगा। लेकिन मैं जो अभी बता रहा हूं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम सॉल्ट की आप क्या करते हो कि जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया करते हैं तो आपको एनोड पर क्या प्राप्त होता है, एनोड पर एल्केन प्राप्त होता है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्बे विद्युत अपघटन कहा किया करते हैं। तो लैंग्वेज पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं चाहे पोटेशियम ले लीजिए, सोडियम एवं पोटेशियम सॉल्ट का या सॉल्ट के जलीय विलयन का, सुनिएगा ध्यान से, जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर, जलीय विलयन का क्या करने पर, इलेक्ट्रोलिसिस, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम सॉल्ट के जलीय विलयन का क्या करने पर, विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर। भाई जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो उसमें एक प्लेट एनोड होती है, दूसरी प्लेट कैथोड होती है। एनोड पर एल्केन प्राप्त होता है, ये ध्यान दीजिए। अब इसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट लेंगे। अब इसे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH, और Na से इसकी अभिक्रिया करा दीजिए, इसका सॉल्ट बन जाएगा। NaOH से करा दीजिए तब भी सॉल्ट बन जाएगा, NO2CO3 से करा दीजिए तब भी सॉल्ट बन जाएगा, NaHCO3 से करा दीजिए तब भी सॉल्ट बन जाएगा। ये मैंने जब अम्लीय गुण बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड की, तब वहां पर ये रिएक्शन सब बताया हूं। तो अगर आपको सॉल्ट बनाना नहीं आता तो उसमें जाकर के देखिए रिएक्शन को। तो यहां पे हो जाएगा RCOONA। अब ये क्या है, सोडियम कार्बोक्सिलेट, इसका नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट, इसका नाम क्या है भैया, सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब
इसका हम जलीय विलयन का इसका क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया जाता है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। जब कोई पदार्थ विद्युत धारा के द्वारा क्या किया जाता है, उसको निम्न स्तरों में या निम्न यौगिकों में तोड़ा जाता है, तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। अपघटन अपक्रिया पढ़ा होगा आप लोगों ने, विद्युत वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, तापीय वियोजन। अपघटन का मतलब ये होता है कि जिसमें अभिकारक जो होता है वो कई छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है, उसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। और जब उस यौगिक को तोड़ने में विद्युत धारा की सहायता ली जा रही है, तो उसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, विद्युत अपघटन कहा किया करते हैं। तो आप जब इसको तोड़ोगे तो यहाँ एनोड पर क्या बन जाता है, एल्केन, और कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए बी कार्बोक्सिलेशन इसमें भी है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और इसलिए यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल इसका, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि देखिए 2 एल्किल ग्रुप है ना ये। तो ये जो आर है यही आपका क्या है, एल्केन। इसीलिए आपको बताता हूं कि इन सभी विधियों में कभी भी जान लीजिए सम संख्या का ही एल्केन बनाया जा सकता है, विषम संख्या वाला नहीं, क्योंकि आप यहाँ जो भी मान रखोगे वही बनेगा। तो यहाँ पे आप विषम संख्या होने से, क्योंकि 2 है, अगर तीनों वाला कार्बन रखो 3 दूनी 6 हो जाए, अगर 2 वाला रखोगे तो 4 बनेगा, इसलिए मेथेन नहीं बना सकते हो। और फिर क्या बनेगा आपका, यहाँ सोडियम है और इसमें से OH, 2NaOH, और प्लस कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ये इतना प्रोसेस तो कहाँ हो रहा है, ये एनोड पर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, ये एनोड पर। ये इतना प्रोसेस एनोड पर, और ये इतना प्रोसेस कहाँ हो रहा है, कैथोड पर। 2 प्लेटें होती है ना, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब यही होता है कि आपको मालूम हो जाए। अब इतना माइन्यूट अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कोल्बे की विद्युत अपघटन की अपक्रिया में एल्केन किस प्लेट पर प्राप्त होता है, एनोड पर कि कैथोड पर, तो आप विचार करिए। जो बच्चे सही से क्लियर जानकारी रखेंगे उन्हीं को मिलेगा ये सब चीजें। तो एनोड एल्केन, एनोड एल्केन, समझ में आ गया, एनोड एल्केन पर प्राप्त होगा, एल्केन एनोड पर प्राप्त होगा। तो ये आपको पूरा रिएक्शन हो गया कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम सॉल्ट। ये आपका सोडियम का सॉल्ट है, यहीं पे आप के भी रख सकते थे। अगर हम इसका जलीय विद्युत अपघटन करते हैं तो आपको एल्केन प्राप्त हो जाता है एनोड पर। बाकी का काम आप रिएक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो अब चलिए मैं एक एग्जाम्पल लूं। क्या लूं एग्जाम्पल्स, ले लीजिए। जैसे मैं R का मान यहां पे रख दूं CH3, तो ये 2CH3COONA। अब इसका नाम सब लोग जानते हो, क्या नाम है इसका, सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका, सोडियम एसीटेट। और प्लस 2H2O, क्या हो गया आपका ये 2H2O। और जैसे ही सोडियम एसीटेट से इसकी अपक्रिया कराएगा, सोडियम एसीटेट की अपक्रिया जल से आप कराए, तो वैसे ही क्या होगा, मेरी बात सुनिए, जहां पे R था ये आपके R के स्थान पे दोनों CH3 आ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये आपका क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा आपका ये एथेन, और प्लस क्या बाहर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या बाहर होगा, NaOH, और प्लस क्या बाहर होगा, हाइड्रोजन गैस। देख लीजिए एकदम बढ़िया सा है, यहाँ से कार्बन निकल गया है और ये कैप्चर करके इसके साथ गया है, तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एकदम साफ साफ दिख रही है। इसके पहले वाले रिएक्शन में NO2CO3 के साथ गई थी। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहा किया करते हैं, कोल्बे विद्युत अपघटन। आई होप पूरा ये टॉपिक क्या हुआ होगा, क्लियर होगा। अब आप देखिए इसमें पूरा का पूरा ये ग्रुप गायब हो गया है, केवल यही एल्किल ग्रुप बचा हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक पूरा का पूरा विस्थापित हो गया है। इसीलिए तो ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं आपकी, संपूर्ण किसके कारण, C+OH के कारण। संपूर्ण किसके कारण, C+OH के कारण ये क्या है आपकी अभिक्रियाएं हैं। कन्फर्म हो गया राजू, इसको आप विधि उतार लीजिएगा। ये भी कार्बोक्सिलेशन का ही इक्वेशन है। और ये थोड़ा हम आपको आगे ले चलते हैं और आगे दमदार, शानदार, लाजवाब, बेमिसाल रिएक्शन शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या है, स्मिट अपक्रिया। ये एनसीईआरटी में यहाँ इसको नहीं बताया गया, आगे बताया गया, मिटा दो। अरे प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, अरे कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर ओ बन होगा, अरे
ये रिएक्शन हाई स्कूल में भी है, अगर आप लोग सुने होंगे पढ़े होंगे तब भी आपको बता रहा हूं, नहीं तो आप जानिए केवल। स्मिट अभिक्रिया है क्या, बहुत दमदार रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आप इसको थोड़ा शांतिपूर्वक विधिवत तरीके से समझने का प्रयास करें। क्या है रिएक्शन, सुनिए। स्मिट अभिक्रिया का सीधा सीधा सा मतलब है कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला तो सब लोग जानते हो। हाइड्रोजोइक अम्ल का मतलब होता है N3H, यही है हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक एसिड जो है ये एकदम अमोनिया का उल्टा होता है। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है, तो मार के यहाँ कर दिया तो N3 और ये जेका मालूम हो अमोनिया सूत्र, उसी का जस्ट उल्टा कर दीजिएगा तो आपका किसका फार्मूला आ जाएगा, हाइड्रोजोइक एसिड का आ जाएगा। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ किया करते हैं भैया, आप हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करते हो। और अगर कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ की जाती है तो आपको प्राप्त क्या हुआ करता है, प्राप्त होता है आपको एक तरीके से अगर कह दें, जान लीजिए, तो उसको हम लोग प्राइमरी एमीन कहते हैं। क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। When carboxylic acid treated with hydrozoic acid to give primary amine nitrogens and carbon dioxide, this reaction is known as Schmidt reaction। अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ किया करते हैं तो आपको एमीन प्राप्त होता है। और जिस दिन हम अभी इसके बाद जस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ाने वाले हैं, तो जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ाएंगे उसमें नाइट्रोजन में एमीन आपको पढ़ना है, तो जब एमीन प्रिपरेशन बताएंगे तो वहाँ रिएक्शन फिर पढ़ाया जाएगा। इसीलिए एनसीईआरटी ने वहाँ पे दिया है, यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमारा काम है आपको हर जगह से मेंशन कराना। आप पकड़िए इसको ध्यान से। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ बताइए, हाइड्रोजोइक अम्ल। किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करने पर, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करने पर प्राथमिक एमीन, मेन प्रोडक्ट लिखा जाता है प्राथमिक एमीन, फिर नाइट्रोजन गैस काम करके लगा के बढ़िया सा, नाइट्रोजन गैस एवं CO2 गैस प्राप्त होती है। यही एक रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करने पर आपको क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। और अगली चीज क्या प्राप्त होती है, नाइट्रोजन गैस, और एक चीज आपको और प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो प्राथमिक एकदम सीधा सीधा सा है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करने पर आपको क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन, नाइट्रोजन गैस, और क्या प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। और इसी अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, आप क्या कहते हो, स्मिट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को ही, इस अभिक्रिया को ही स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को ही स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ की गई तो प्राथमिक एमीन, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब आप आइए रिएक्शन लिखिए, RC+OH। ये तो रहा आपका क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए जनरल रिएक्शन से सारा रिएक्शन उत्पन्न होता है,
इसीलिए जनरल रिएक्शन सबसे बढ़िया। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस EN3H, मैंने कहा था ना इसका अमोनिया का सूत्र ये एक प्रकार का ये बेस है, नाम तो भले अम्ल है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजोइक एसिड। ये क्या है आपका, ये लुईस एसिड है। अब क्या होगा भैया, एक अगर आप और दिखाना चाहते तो चार्ट तुम कहाँ हो, ये रिएक्शन H2SO4 की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में, H2SO4। अब होगा क्या बताइए, पूरा का पूरा देखिए, यहां से R और यहां से EN एक लेके और एक H, इसमें से हमको बनाना क्या है, प्राइमरी एमीन। और प्राइमरी एमीन का फार्मूला क्या होता है, RNH2, प्राथमिक एमीन का। द जनरल फार्मूला प्राइमरी एमीन इज RNH2। प्राइमरी एमीन का जनरल जो फार्मूला होता है वो RNH2 होता है। तो अगर हम जब देखेंगे तो यहां से तो आपको R मिल गया, फिर इधर N मिल गया और एक H इधर है, एक H इधर है, तो आपको टोटल अगर देखोगे तो मिलेगा क्या भैया, RnH2। तो अब ये तो प्राथमिक एमीन बन गया। अब बची क्या आपको कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए पूरा का पूरा यहां से देखिए पूरा ग्रुप उड़ रहा है, एक बार H गया यहां से और अब बचा क्या, इसमें से CO ग्रुप बचा है। तो आपकी क्या बाहर हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या बाहर हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। अब यहाँ N2 बचा है ना, एक N यूज हो गया है तो एक N2 क्या है आपका बचा हुआ है। तो हुआ क्या आपका, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपक्रिया अगर हमने हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ किया तो आपको मिला क्या, ये प्राथमिक एमीन। क्या मिला, ये प्राथमिक एमीन। और बाकी तो काम आप लोग जानते ही हो, ये आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस। तो अब ये तो रहा, अगर आप चाहें तो यहीं लिख करके इसको आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप इसका एग्जाम्पल भी दे देते हो तो आपके लिए अच्छा है, एकदम बेस्ट, सफिशियंट है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल में अगर यहाँ H रख दूंगा तो कोई मतलब नहीं, अमोनिया बन जाएगी, क्योंकि यहाँ H है और यहाँ NH2 है, तो आपको अमोनिया ही देखने को मिलेगी। अमोनिया हमको नहीं बनाना है, हमको प्राइमरी एमीन, क्योंकि जो एमीन है वो अमोनिया से ही उत्पन्न की गई। तो पहला एग्जाम्पल जो लिया जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, CH3COOH। ये आप जानते हो ये कौन सा फार्मूला है, इसका नाम क्या है भैया, एसिटिक अम्ल। और प्लस किसके साथ अपक्रिया की गई, EN3H। EN3H क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड है। अब हाइड्रोजोइक एसिड से किया आपने तो यहाँ CH3 और ये H और इसमें से एक N, तो बन गया क्या आपका CH3NH2, और प्लस क्या बची है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बची है, नाइट्रोजन गैस। और जो ये बना देखिए, इसमें CH3 ग्रुप था इसलिए यहाँ पे CH3 बन गया। तो अब R जो वैल्यू रखोगे R की वही वैल्यू आपको मिलेगा। तो इस अभिक्रिया में ये क्या बना है आप बता सकते हो, इसको हम लोग कहा किया करते हैं मेथिल एमीन। क्या कहा किया करते हैं इसको, मेथिल एमीन कहा किया करते हैं। तो एकदम सीधा सीधा निकल के आ रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपक्रिया अगर आपने हाइड्रोजोइक अम्ल से किया तो आपको मेथिल एमीन, कार्बन डाइऑक्साइड और कौन सी गैस प्राप्त होती है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये पहला रिएक्शन हो गया। अब आप दूसरा अगर लिखना चाहें तो दूसरा भाई फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और अगला हमारा टारगेट क्या होता है, बेंजोइक एसिड। ले लीजिए बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का फार्मूला C6H5COOH। ये आपका क्या है भैया, बेंजोइक एसिड है आपका। ये क्या है आपका, ये बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड की अपक्रिया आप हाइड्रोजोइक अम्ल से कीजिए तो ये हो गया N3H। और जैसे ही N3H से किया आपने, यहाँ से फिर देखिए C6H5 और इसमें से N, यहाँ से H, एक यहाँ से H, तो ये हो जाएगा C6H5 और यहाँ हो जाएगा NH2। और C6H5NH2 पे बाकी का काम आप जानती हो, एकदम वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं इसको, एनिलीन। ये जान लीजिएगा, एक एरोमेटिक एमीन है। कैसी एमीन है, एरोमेटिक एमीन है। तो यही रिएक्शन ही क्या कहलाता है आपका बताइए, ये है स्मिट अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है, स्मिट अपक्रिया। तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा एकदम विधिवत तरीके से। स्मिट अपक्रिया क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपक्रिया अगर हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ की जाती है
तो आपको प्राइमरी एमीन या एमीन प्राप्त होता है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। और इसी अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्मिट अभिक्रिया कहा किया करते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन, जैसे आपको मैंने बताया एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजोइक अम्ल से करोगे, यहाँ पे चीज होता है जैसे मैंने बताया था H2SO4 की उपस्थिति होती है, तो इसको भी आप दिखा दीजिए और अच्छा काम कर दीजिए तो आपको एमीन मिल जाएगी। अब जैसे कहेगा एसिटिक अम्ल से मेथिल एमीन बनाइए, आप लिख सकते हो। आपसे कहेगा बेंजोइक अम्ल से एनिलीन बनाइए, तब भी आप इस रिएक्शन को लिख सकते हो। तो आई होप देखिए अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि पूरा का पूरा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा ये कौन सा ग्रुप जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है। CH3 था, यहाँ पे देखिए एक नया ग्रुप आके जुड़ गया है, NH3 आ गया, ओके NH2 आया है। तो इस रिएक्शन को हम यहीं क्लोज करते हैं और अगले हम रिएक्शन की तरफ आपको ले चलें। वो रिएक्शन हमारा कौन सा है, वो रिएक्शन है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। चलिए ध्यान दीजिए हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या है। ये जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं जान लीजिएगा संपूर्ण कार्बोक्सिलिक एसिड के, ये रिएक्शन आपके किसके कारण हो रहे हैं कि इसमें हम क्या किया करते हैं, पहले साल्ट का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन करा लेते हैं। अब जैसे आपने अभी जितना रिएक्शन पढ़ा इसमें आप क्या किया करते थे, सोडियम की साल्ट की अभिक्रिया करा लिया करते थे, पोटेशियम का साल्ट ले लिया करते थे। तो वैसे ही हम लोग क्या किया करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप क्या लेंगे, सिल्वर का साल्ट। किसका साल्ट लेंगे, सिल्वर का जो हुआ करता है साल्ट क्या किया करते हैं, प्रयुक्त किया करते हैं। तो कार्बोक्सिलेट जो संपूर्ण कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण हुआ करती है, अगली रिएक्शन है आपका, उसको हम लोग कहा करते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया। नेम रिएक्शन है और तीनों ही नेम रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बी कार्बोक्सिलेशन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया जो मैंने आपको बताया ये अगला इसका नेम रिएक्शन है आपका, इसका नाम है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इसके पहले वाले जितने भी रिएक्शन हुआ करते थे उसमें हम जब संपूर्ण कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन बताते थे तो उसमें हम सोडियम और पोटेशियम का साल्ट लिया करते थे, लेकिन इसमें हम किसका साल्ट लिया करते हैं, सिल्वर का साल्ट। जब हम क्या किया करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करा दिया करते हैं, चाहे वो ब्रोमीन लीजिए चाहे आप क्या लीजिए क्लोरीन। बात को ध्यान दीजिएगा, सिल्वर साल्ट कार्बोक्सिलेट का जो होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का वो सिल्वर साल्ट हुआ करता है। अब इसे आप यहाँ पे क्या किया करते थे, RCOOH प्लस यहाँ Na से अभिक्रिया करा करके इसको बनाए थे RCOONA। तो वैसे हम क्या करते हैं, इस सिल्वर की अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं, चांदी के साथ। तो चांदी भी तो एक धातु ही है और आप जानते हो तो ये क्या बना लेता है, RCOOAG। जैसे इसका नाम था सोडियम एसीटेट या सोडियम कार्बोक्सिलेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। तो इसी सिल्वर कार्बोक्सिलेट की अभिक्रिया हम क्या किया करते हैं, ब्रोमीन द्रव के साथ किया करते हैं। तो यहाँ पे आपको हैलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हैलो एल्केन। और ये रिएक्शन आपको हैलो एल्केन एरिन्स में पढ़ाया भी गया है, इसीलिए आप वहां से भी इस रिएक्शन को यहाँ पे पुट आउट कर सकते थे। ये भी आप ध्यान दीजिए, चाहे तो आपको यहीं पे रोक दें, आप वहां पढ़े थे, यहाँ पे फिर उसको बता रहा हूं। तो इस तरीके से ये जो है एक रिपीटेड वर्ड है, क्या है आपका, ये रिपीटेड है। वहां पे उसके संदर्भ में मैंने बताया था, अब यहाँ पे इसके संदर्भ में बता रहा हूं। तो इस रिएक्शन को आप लोग विधिवत तरीके से क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। सुनिए क्या रिएक्शन है ये, बढ़िया से समझिए तब फिर पूरा एकदम आपको समझ में आएगा। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर सॉल्ट, कैसा सॉल्ट लिया जाता है, सिल्वर सॉल्ट की अभिक्रिया, सिल्वर सॉल्ट की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ की जाती है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर सॉल्ट की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ की जाती है तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। हैलो एल्केन जो हाइड्रोजन लोगे वही प्राप्त होगा, हैलो एल्केन प्राप्त होता है।
हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को ही हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट की अभिक्रिया किसके साथ की जाती है? हाइड्रोजन के साथ की जाती है, तो आपको क्या प्राप्त हुआ करता है? हाइड्रो एल्केन प्राप्त होता है। और इसी अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं? हुंस डीकर अभिक्रिया कहा किया करते हैं। अब जैसे देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे RCOOAG, ये आपका क्या है? सिल्वर सॉल्ट है। सिल्वर का ये क्या है? सॉल्ट है, लवण जिसको कहते हो। और अब इसकी अभिक्रिया मैंने किसी हाइड्रोजन से कर दिया, तो अब देखिए पूरा का पूरा ये ग्रुप भागेगा, इसमें से एक एक्स यहाँ निकल के आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा RH अपन क्या ना हाइड्रो एल्केन, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगी CO2, और प्लस बाहर हो जाएगा आपका AgX। क्या बाहर हो जाएगा आपका? AgX। अब भाई जो X रखोगे वही बनेगा आपका। ये क्या है आपका? हाइड्रो एल्केन। क्या है आपका? ये हाइड्रो एल्केन। तो ये जनरल रिएक्शन है। क्या है ये आपका? जनरल रिएक्शन है, जान लीजिएगा। अगर हम सिल्वर साल्ट की अभिक्रिया क्या किया करते हैं? हाइड्रोजन के साथ किया करते हैं, तो हाइड्रो एल्केन और आपकी क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सिल्वर हैलाइड प्राप्त होता है। और इसी अभिक्रिया को हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हुंस डीकर अभिक्रिया कहा किया करते हैं। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे आप CH3 रख दीजिए, तो CH3COOAG। अब जो ये बना, ये आपका क्या है? सिल्वर एसीटेट। क्या है आपका? ये सिल्वर एसीटेट। ठीक है। अब अगर इसकी अभिक्रिया आप ब्रोमीन के साथ करा दीजिए, तो अब आपका क्या होगा? यहाँ से CH3 और इसमें से Br बन जाएगा, ये CH3Br, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या बाहर हो जाएगी? AgBr। Ag और Br एक बाहर हुआ, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और CH3Br। ये क्या है आपका? मेथिल ब्रोमाइड। क्या है आपका? ये मेथिल ब्रोमाइड है। और ये मेथिल ब्रोमाइड है, इसका IPAC नाम क्या होता है? ब्रोमोमेथेन। ऐसे ही आप और ले सकते हैं, जैसे C6H5COOAG, ये है सिल्वर बेंजोएट। क्या है आपका? ये सिल्वर बेंजोएट। अब अगर इस सिल्वर बेंजोएट की अभिक्रिया आप ब्रोमीन के साथ करा दीजिए, ब्रोमीन के साथ, या आपकी बार क्लोरीन ले लीजिए, तो अब की बार क्या हो जाएगा? यहाँ से C6H5, यहाँ से Cl, तो ये हो गया C6H5Cl। अब इसका नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन या फेनिल क्लोराइड। क्या बना आपका? ये क्लोरोबेंजीन, और प्लस क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस आपका क्या बन गया? AgCl। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहा किया करते हैं? हुंस डीकर अभिक्रिया कहा करते हैं। क्या कहा किया करते हैं इसको? हुंस डीकर अभिक्रिया कहा किया करते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, और इस सब कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए, तभी विधिवत तरीके से आप जो बच्चे अगर सही तरीके से इस रिएक्शन को पहले पढ़ चुके होंगे, उनको फिर से ये रिएक्शन बताना जरूरी नहीं था। एक बार वो पढ़ ही चुके थे, तो उसको आप पूरा कंफर्म कर सकते थे, जान लीजिएगा। एक आपके यहाँ जैसे विभिन्न प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ करते हैं, उन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या हुआ करता है? कभी कभी कुछ रिएक्शन जो हुआ करते हैं वो दे दिए जाते हैं कि इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, या आप क्या कीजिए? A का नाम लिखिए, B का नाम लिखिए, C का नाम लिखिए। अब जैसे मैं एकदम सीधा सीधा एक उदाहरण बता रहा हूं, जैसे यहाँ लिख दिया जाता है CH3COOH। अब यहाँ लिख दिया गया B। क्या लिख दिया गया? B। और अब इसके बाद यहाँ लिख दिया जाता है C। सॉरी, पहले यहाँ लिख दीजिए A, और फिर यहाँ क्या लिख दिया जाता है? B। क्या लिख, हाँ, यहाँ पे एस्टिक एसिड लिया गया, फिर A से अभिक्रिया कराई गई, फिर यहाँ B बना, और फिर B के बाद क्या किया जाता है? अब यहाँ पे क्या किया जाता है? जैसे लिख दिया जाएगा यहाँ पे EN3, ये आपका क्या लिख दिया जाएगा? मान लीजिए यहाँ पे जैसे लिख दिया गया आपके, इसके बाद देखिए A लिखा गया, फिर ये लिखा गया, और फिर यहीं पे लिख दिया जाता था X2, और फिर यहाँ लिख दिया गया C। ऐसे लिख दिया जाता था। मैंने एक रिएक्शन बनाया हुआ है। अब कहेगा इसमें ये A से रिएक्शन कर रहा है तो B बन रहा है, और
और बी की रिएक्शन X2 से कराइए तो आपका क्या बनेगा। तो यहाँ पे ऐसे कह देगा निम्न में A, B, C का क्या बताइए अणुसूत्र एवं सूत्र बताइए, यही कहे, ये ऐसे पूछ लेता है। अब आपको दिमाग दौड़ाना होता है इसमें कि एसिटिक एसिड अगर किसी से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा बी, और अगर हम बी की अभिक्रिया किससे करा देंगे X2 से तो क्या बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को अगर कंप्लीट करिएगा तो आपको मैं आंसर बता रहा हूं, अभी जो रिएक्शन पढ़ाया था उसी का है एकदम। मैंने बताया क्या कि इस रिएक्शन में अगर हम एसिटिक एसिड लिया गया है, एसिटिक एसिड की अभिक्रिया अगर हम मान लीजिए किससे के साथ करा दें, चांदी के साथ, चांदी के साथ अगर करा देते हैं तो यहां बन जाता है क्या आपका जानते हो CH3COOAg, ये बन गया सिल्वर एसीटेट, और कौन सी गैस बाहर हो गई हाइड्रोजन गैस, और यहां हमेशा मेन प्रोडक्ट लिखा जाता है। तो ये एसिटिक एसिड की अभिक्रिया अगर हमने सिल्वर एसीटेट से करा दिया तो यहां पे क्या बन गया सिल्वर एसीटेट। अब ये किसके स्थान पे आ गया ए के स्थान पे, और ये किसके स्थान पे आ गया बी के स्थान पे। अब इसके बाद यहां पे मान लीजिए इसको हमने जो H2 वहां किया था इसको यहां कर दिए। अब फिर कह रहा है कि अगर हम इसकी X2 से अभिक्रिया करा रहे हैं, अब X2 का मतलब क्या है कि इसमें हैलोजनीकरण करा रहे हैं, तो जब हैलोजनीकरण कराओगे तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई बताइए, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। और अभी मैंने इस रिएक्शन को बताया था कि अगर सिल्वर के साल्ट का हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा दीजिए तो यहां से हाइलोएल्केन बन जाता है। क्या बन जाएगा यहाँ CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा X, अगर आपने रखा तो X रखोगे, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी रख सकते हो, और फिर यहाँ क्या बन सकता है CO2, और फिर क्या बन सकता है यहाँ पे AgX। तो अब ये किसके स्थान पे आ गया, C के स्थान पे। अब आप खुद विचार कर लीजिए कि A के स्थान पे क्या है, चांदी है, B के स्थान पर क्या है आपका CH3COOAg है, और उसके बाद फिर C के स्थान पे आपका क्या बना हुआ है CH3X बना है। ऐसे रिएक्शन एग्जाम में दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इस अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। कुछ रिएक्शन में क्या किया जाता है, बीच बीच में क्या किया जाता है, यहाँ पे ऐसे दे दिया जाता है, तो बच्चों को समझना पड़ता है कि इस रिएक्शन के आगे क्या है। और सब रिएक्शन में तो दिया रहता है, लेकिन इसमें देखिए एकदम गायब कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा एसिटिक एसिड की अभिक्रिया होगा, चांदी से कराइए तो यहाँ सिल्वर एसीटेट बना बी के स्थान पे, और फिर इसकी अभिक्रिया अगर हाइड्रोजनीकरण कर दिए तो आपको मालूम हो गया यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो गई, हुन्स-डीकर अभिक्रिया, और उसके बाद फिर आपको क्या मिल जाता है सी, तो ये आपका हाइलोएल्केन हो जाता है। तो इस तरीके से भी रिएक्शन एग्जाम में आते हैं, और ये खास तौर से आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे नीट होता है, IIT होता है, वहां पर ये सब रिएक्शन पूछे जाते हैं। तो आपको रिएक्शन ना एकदम दिमाग में ऐसे बैठा होना चाहिए, तब आप रिएक्शन कर पाते हो। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से इस चीज़ को सजेस्ट करता रहता हूं कि आप लोग पर डे एकदम विधिवत तरीके से देखिए, कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, और एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग इसको क्या कीजिए, बढ़िया तरीके से इसकी प्रिपरेशन कीजिए। आज की हम क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।